गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा होगा और अपने दिन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप राइजिंग पाकिस्तान भी आज ज़रूर देखें पूरा प्रोग्राम स्टार्ट से एंड तक, क्योंकि आज हम ऐसे सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो कि आपके पूरे दिन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम का आगाज़ मैं ज़रा इस तरह से करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हम देख रहे होते हैं कि उनको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है। हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि शायद इनको तो प्लेट में रख के कोई चीज़ मिल गई थी, या फिर सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून, बहुत सारे हम नाम दे रहे होते हैं कि ये तो इस इंसान को मिल गया वैसे। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा इस चीज़ को हमने माइंड में रखना है कि हमें नहीं पता होता कि उस इंसान की स्ट्रगल क्या है, वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिससे वो गुजर के आया है और उसके बाद उसको ये चीज़ मिली है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना है। नाज़रीन, हम अपने गेस्ट सेगमेंट में भी कुछ ऐसे मेहमानों से आपको मिलवाते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज भी ऐसे ही एक इंसान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनको देखते ही सबने, क्योंकि एकदम जिस तरह से वो हिट हुए तो सबको लगा कि शायद एकदम से इनको स्ट्रगल किए बगैर जो है वो कोई चीज़ मिल गई। लेकिन हमें उनकी स्ट्रगल कितनी ज़्यादा थी उस टाइटल को अचीव करने के लिए, उस फेम को, उस सक्सेस को अचीव करने के लिए, आज हम उनकी ज़ुबानी जानेंगे। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मलकू से। उनका अशरफ से मलकू तक का सफ़र कैसा रहा ये हम जानेंगे। आज राइजिंग पाकिस्तान में लाहौर स्टूडियो से प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया है। तौसीक हैदर साहब आपकी मुलाकात करवाएंगे। मलकू से कौन नहीं वाकिफ, बहुत ही फेमस सिंगर है। भंगड़ा की जब बात आती है तो मलकू का नाम जो है सबसे आपके जहन में सबसे पहले आ जाता है। तो आज जानेंगे जनाब अशरफ से मलकू तक का सफ़र राइजिंग पाकिस्तान में। जनाब, इसके अलावा आज थोड़ी सी बात होगी आर्ट के ऊपर। आर्ट की बात जब आती है तो अली सबके जहन में आ जाते हैं। मोहम्मद अली यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और आज भी कोई आर्ट वर्क करके दिखाएंगे। आज मोज़ेक के बारे में हमें बताएंगे कि मोज़ेक बेसिकली होता क्या है, ये आर्ट वर्क क्या है। और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत से स्टोन्स जो हैं वो भी अपने साथ लाए हैं और शीशों के बड़े शौकीन लगते हैं, शीशों को डेकोरेट करने के, मिरर्स के, वो आज लेकर आए हैं। तो आज उनसे जानेंगे कि किस तरह से आर्ट वर्क वो हमें करके दिखाएंगे। इसके अलावा तैयबा आ जाएंगी 3 अच्छी खबरें लेकर, और 3 अच्छी खबरें जब तैयबा लेकर आती हैं तो आपकी और हमारी एक ड्यूटी होती है, हमारे पर फ़र्ज़ हो जाती है ये चीज़ कि हमने बताना है कि सबसे अच्छी खबर कौन सी लगी। इसके अलावा आपने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करना है और वहाँ पर आपने कॉमेंट करके या मैसेज करके हमें बताना है कि आपके इर्द गिर्द ऐसी कौन सी खबरें हैं जो कि हमारे गुड न्यूज़ सेगमेंट का पार्ट बन सकती हैं, वो हम शामिल करेंगे अपने गुड न्यूज़ सेगमेंट में। और इसके अलावा ट्रेनर काशिफ आ जाएंगे और आज जो है कार्डियो वर्कआउट होगा। आज कौन सी नई इनोवेशन आती है वर्कआउट में वो हम देखेंगे। कभी तकिए लेकर आते हैं, कभी बॉटल्स लेकर आते हैं, तो आप देखते हैं जी आज वो क्या लेकर आते हैं। और जनाब, इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर ताहिरा, हमारी हेल्थ एक्सपर्ट। आज बहुत ही संगीन मसले पे बात होने जा रही है। आपका मसला, मेरा मसला, हम सब का मसला, और आजकल तो मैं कहूँगी हमारा कौमी मसला बन गया ये गुस्सा क्यों आता है जनाब सबको इतना ज़्यादा। आज जानेंगे डॉक्टर ताहिरा से। लेकिन प्रॉब्लम तो है, हम कोशिश करते हैं एक्सपर्ट सेगमेंट में हम सॉल्यूशंस की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें और हम उनको बात कर सकें कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इन प्रॉब्लम्स का। तो आज ज़रा देखिए, आज जानेंगे कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है या आपको कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, तो आज जानेंगे उनसे कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि गुस्से को थोड़ा काम डाउन कर सकती हैं, कौन सा आपको ठंडा कर सकती हैं, ईजिली आपका गुस्सा जो है वो ठंडा कर सकती हैं। ये है जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान। और अभी जो है हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको खूबसूरत से मिरर्स में दिखाऊंगे जो कि अली हमारे लिए डेकोरेट करके आए हुए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और हमेशा मैं कहती हूँ जबकि बच्चे नहीं हैं बड़े ही हैं, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त होती है जनाब, वो बिल्कुल मैं गलत नहीं कहती, क्योंकि ऐसी ऐसी मुश्किल चीज़ें, ऐसे ऐसे मुश्किल नाम लेकर आ जाते हैं कि बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं हम लोगों को। लेकिन हम बहुत अच्छा करते हैं कि एक आध दिन हमें जिस तरह बर्थडे सेलिब्रेशन पे मिला था ना कि हमने मुश्किल में इन बच्चों को डाला था ऐसे भी मैं अब मौके की तलाश में कोई ऐसा मौका आ जाए जब हम इनको जो है किसी मुश्किल में डालें। अभी इस वक्त अली ने हमें ज्वाइन किया है एक और बहुत मुश्किल नाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। पहले सुबह सुबह बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आप आए।
बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन नॉलेज। मैंने कहा पहले Red, तारीफ light करूं, black. उसके बाद आके आप थोड़ा सा हाथ होला रखें। आज हम क्या मोज़ेक, ये है क्या? ये तो पहली बार मोज़ेक है। अब मोज़ेक होता क्या है? क्या होता है? मोज़ेक होता है जब आप छोटी छोटी चीज़ों को एक ऐसे पैटर्न में डालते हो, एक ऐसे वे में डालते हो कि वो एक बहुत बड़ी पिक्चर या एक पैटर्न बड़ा सा लगे। ठीक है। और जिस तरह मैं तो समझता हूँ कि मोज़ेक को इस तरह बनाना चाहिए जिस तरह हर एक टाइनी चीज़ एक पिक्सल है। जैसे हम देखा होगा स्क्रीन में पिक्सल्स के साथ एक बहुत बड़ी पिक्चर बनती है, वो तो मिलियंस हैं, लेकिन मोज़ेक को आप इस तरह बनाएं कि हर एक पीस एक पिक्सल है। ठीक हो गया। तो जिस तरह अगर आप इधर देखें, ये स्टोन वाला मोज़ेक, ये जो ठीक हो सामने गया। पड़ा है, ये बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, ये जो ऑलरेडी बना हुआ है ये भी हम अभी दिखाएंगे ये अगर आप स्क्रीन के इस पे ऊपर भी। देखें, ये ट्री बना हुआ है, ये ट्री बने हुए हैं दो, और सेंटर पे वो सबने वाइट कर दिए मोज़ेक। पूरा उसके ऊपर भी उसकी डिटेल्स, हम इसकी तरफ आएंगे। पहले मैं चाहूंगी पहले हम मटेरियल की बात करें। ये जो है, ये है स्टोन मार्बल। अब जिस तरह बाकी में टॉपिक्स हैं वो तो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, ये कितना आपको difficult है? मिलेगा स्टोन फैक्ट्री से, ओ अदरवाइज ये नहीं मिल सकता। या अदरवाइज कहीं और नहीं, से। शायद आपको अगर आप कुछ ज़्यादा ढूंढें तो आपको शायद एक मिल मिनट, जाए। जरा मुझे बहुत वो हो रही है कि मैं इसको देखूं, कहीं कहीं से मिलेगा। दिस इज हाँ, स्टोन देखो। मार्बल। और ये प्रॉपर तराशा और हुआ डिफरेंट पत्थर कलर्स है में भी एक होते तरह हैं, से। जिस तरह ये देखें, ये ब्लू ब्लैक काइंड ऑफ है, और फिर ये एक रेड भी है, वेरी नाइस, और बहुत प्यारा सा लग रहा है। मैंने सिर्फ और इससे आप बड़े क्यूब्स कलर की से कर शेप सकते में है ये। हैं, वाइट भी है। ठीक है, ये ज़रा स्क्रीन पे भी एक दफ़ा दिखा दें क्लोज करके कि किस तरह के ये स्टोन्स हैं, जो कि ये देखें जी, ये देखें, ये क्यूब्स की फॉर्म में है, और ये छोटे छोटे स्टोन्स हैं जो कि आपको सिर्फ स्टोन फैक्ट्री से मिल सकते हैं, अदरवाइज आम नहीं मिल सकते। अच्छा जी। और फिर आप पहले तो मोज़ेक की लिमिट इन्फिनिटी है, आप है। किसी चीज़ से बना सकते हो, आप लीफ से बना सकते हो, किसी चीज़ से, लेकिन ड्यूरेबिलिटी फिर वो आपके है। अगर आपने ज़्यादा देर तक रखना है तो आपको कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। ड्यूरेबिलिटी और उसके साथ फिजिबिलिटी भी बहुत मैटर करती है। आपने जिस तरह कहा कि इसे फैक्ट्री से मिल सकते हैं, तो आप ऐसे मटेरियल भी ले सकते हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं आपके इजीली आसपास। अवेलेबल भी है, ओके। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उस पर भी मैं भी आता हूँ। जैसे ये अगर देखें, शेल से भी बन सकता है हाँ, मोज़ेक। ये देखें, ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। ये दिखाएं जी, ये देखें, ये जो शेल्स हैं इससे भी बनाया बन जा सकता है है। मोज़ेक। जैसे ये और भी छोटे छोटे और ये shells हैं। डिफरेंट शेप साइजेस में भी हैं, हाँ। डिफरेंट शेप साइजेस, इस तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो शेल्स को। अच्छा, और इसके नीचे पर्ल आपने लगाया या ऑलरेडी लगा हुआ था? अभी लगाया है। अभी लगाया है? मैं देख रही हूँ ये क्या है। अच्छा जी, जबरदस्त। तो इस सब का इस्तेमाल किया जा सकता है मोज़ेक में, हाँ। अच्छा, इसको किस तरह से, वो तो आपने सिर्फ ये जो छोटे वाले जो रॉक्स हैं आपने इनसे बनाया है, वो जी। उसका पैटर्न बनाया हाँ जी। बेसिकली आपने। अब मैं आपको बताता हूँ कि बनाते कैसे हैं। पहले अच्छा तो जी। अगर आपको मैं थोड़ी टाइप से बताऊंगा, जैसे ये ग्लास वाला है, ठीक है। ये ग्लास मोज़ेक है, ये भी ग्लास मोज़ेक है, और ये अगर आप देखें, ये भी डिफरेंट स्टाइल है। अगर आप एक पिक्चर लें और आप उसको सेक्शंस में करें, चाहिए कैमरा 4 देखें, तो अगर हम पिक्चर्स में करें, उसको सेक्शंस में करें, और उसको आप अगर सही पैटर्न में लगाएं, तो एक आप पिक्चर को इस तरह, इसको भी मोज़ेक कहेंगे। पजल की तरह नहीं है कि हाँ जी, पजल kind- का हाँ जी, kind of सीक्वेंस जो puzzle आपको का है। करना तो होता है। आपने काइंड हाँ। ऑफ पिक्चर को पहले आपने स्लाइसेस में किया, पतली पतली, फिर आपने उसको स्क्वेयर्स में करके आपने उसको गैप में डाल दिया। अच्छा कच्ची से। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये भी एक इस तरह स्टाइल है मोज़ेक का। ठीक फिर है। ये भी, इसको भी मोज़ेक कहेंगे। ये भी मोज़ेक ये भी है। एक अच्छा, चेकर ये तो pattern बहुत पे। सिंपल लग ये रहा है, बहुत देखने सिंपल में है, ये सिंपल तो लग कोई रहा भी है। ये किस देखने तरह में बनाया सिंपल है है, बनाने नहीं, मैंने सारे बनाए हैं। नहीं नहीं, किस तरह बनाया? मैं अच्छा, चाहूंगी किस थोड़ा तरह? हम तो टेक्निक्स तो शेयर पहले में। तो आप ये देख रहे हैं ना, दो कलर्स हैं, रेड और ब्लू। पहले आप ब्लू की स्ट्रिप्स काटोगे, ठीक और है। जैसे आप निटिंग करते हो ना, उस तरह 1 बाय 1 ओवरलैप करोगे और अंडरलैप करोगे। जैसे ये अंडर हुआ है, ब्लू नीचे है, और इस पे ब्लू ऊपर है, और इस तरह से ये इस तरफ जा रहे हैं रेड, और ये ब्लू इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये जो नीचे वाली स्ट्रिप है वो मुझे दिख रही है ब्लू कलर की, कि आपने सिंपल बस जो स्ट्रिप्स है उनको आपने पेस्ट अगर ये किया देखिए हुआ ना, है। जिस तरह ये ओवरलैप हो रहा है, इसको इस ओके, तरह, ये तो अभी आई बिलीव बॉटम में जाएगा ऐसे। वेरी ये bottom पे नाइस। जाएगा। अच्छा, सिंपल तरीके में, आसान तरीके से हम अगर इसको हाँ जी। समझाएं, तो पहले आपने जो ब्राउन वाली, ये जो रेड वाली स्ट्रिप्स हैं, आपने ये हाँ पेस्ट जी। करनी है चार्ट पेपर हाँ के जी, ऊपर। पेस्ट करने की वजह जरूरत नहीं है, ये है ही इतना टाइट। अगर आप उसको सही तरह टाइट पैटर्न में लाएं, एंड पे आप कर लें पेस्ट या स्टेपल के, आपका हिले ही ना फिर प्रोजेक्ट कि वो वो ना हो, और उसके ऊपर आपने ब्लू स्ट्रिप्स को उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो आपने हाँ जी। उसको फिक्स कर देना। फिक्स कर दिया। फिक्स कर देना। तो इट्स वेरी सिंपल। हाँ जी, इट्स वेरी सिंपल ये, और अच्छे भी लगते हैं। और अगर आप बॉटल कैप से भी बना सकते हैं, बॉटल कैप्स, लीव्स, स्टिक्स, जो भी आपका मटेरियल है। हाँ। अब मैं बताता हूँ, अगर आपने प्रोफेशनल करना है तो आप कैसे करते हैं। ठीक है। तो पहले तो आपने अगर ये बना लिया, पहले तो आप UHU से आप पहले अपना पूरा डिज़ाइन कर लें, ग्लू। ठीक हो और गया। जब आपको अपना डिज़ाइन अच्छा लगता है, आप प्लास्टर पेरिस से उसको वो डाल दें, और जब वो पूरी अंदर उसके, क्योंकि इसके गैप्स होते हैं ना हर एक Gaps पीस होते के हैं, अंदर, exactly. गैप्स के होते हैं, तो जब वो हो जाएगा ना,
सारा अंदर चल जाएगा, फिर आप ऊपर साफ कर दें क्लीन, वरना ये ना प्लास्टर पर ऐसा कोई डिजाइन के ऊपर डिजाइनिंग आपकी खराब तो हो आपने जाए। वो साफ कर दिया, वो ड्राई हो गया, जो वो ड्राई हो गया। अब अगर आपने प्रोफेशनल करना है, ये तो अभी इस प्रोफेशनल वे में नहीं है, ये तो मुझे तो बहुत प्रोफेशनल लग रहा है, जिसने कभी कुछ नहीं ऐसा बनाया नहीं होता उसके लिए तो ये बड़ा मेरे तो ये बड़ा प्रोफेशनल मुझे लगा कि शायद बड़ी कोई टेक्निक है, एक एक पीस जो है ना वो स्क्वायर में काट के उसको ऊपर पेस्ट किया हुआ है, बट बहुत इजी टेक्निक है। ये अब अगर आपने करना है तो आप एक जा सकते हैं फैक्ट्री के पास के वो स्मूथ कर दें ओके। एक पूरे, क्योंकि देखें ये थोड़े बम्प्स हैं। अब मुझे बम्प्स भी बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि उससे थोड़ी डेप्थ आती है, थोड़ी शेप। स्मूथ हो तो अच्छा जरूर लगता है लेकिन उसमें इतनी डेप्थ नहीं आती, तो आप इसको स्मूथ करवा सकते हैं और पॉलिश भी करवा सकते हैं, फिर आके एक फाइनल पीस ये फ्रेम्स में भी लगा सकते हैं आप। मजीद आप उसको रिफाइन अगर करना चाहें तो। मुझे लगता है आपको मिरर्स बहुत पसंद है। हम मिरर से भी बड़े बनाए हैं, अगर मैं इस तरह दिखाऊं। ये देखें जी, वाह, मैं इस वक्त अपना आप देख सकती हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा जरा, अब मैंने अपना आप देख लिया, जरा उसे कैमरे को भी दिखा दें उस तरफ मुड़े, थोड़ा सा इसको आप अपने लेफ्ट पे करें। ये जनाब ये देखें जनाब, हमारा खूबसूरत सा सेट भी इसके अंदर नज़र आ रहा है। रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन ये अगर आप दिखाएं तो कितने अच्छे इसके ऊपर पैटर्न है। लेकिन अब ये चीज़ मुझे जो लग रही है वो बहुत मुश्किल लग रही है। मैं एज अ बिगिनर मैं एक चीज़ अगर देखूं जिसको कुछ नहीं पता अभी कि किस तरह से ये बनाया गया है, तो अली अगर हम इसको देखें कि इसके ऊपर पीसेस क्या काट के बनाए हुए हैं, अब मैं आपको ये बताने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉपर उसकी कटिंग हुई है। शीशा कैसे, शीशा का अब शीशा काटता हाँ जी, हमने इसको काटा ध्यान कैसे से जरा शीशा। वापस रख दें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको वार्न करता हूँ कि अगर आप शीशे के साथ काम कर रहे हैं, शीशा बहुत शार्प होता है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ काम करें और आप आराम से काम करें। और शीशा भी ये कैसे होता है, एक होता है शीशा के कटर, वो आपको मिल सकता है किसी भी जैसे शीशे की दुकान होती है उधर से, और फिर जब आप उस पर प्रेशर डालते हो ना वो कट मार देता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं करता। ठीक है, फिर आप जब उसको ऐसे करोगे ना वो टूट जाएगा। लेकिन कॉशन के साथ इस्तेमाल करें क्योंकि आपको बड़ी चोट लग सकती है, ख्याल करके। हाँ, घर बैठे जो बच्चे हमें देख रहे हैं और अगर वो इसको करना चाहते हैं, इस टेक्निक को, ये आर्ट वर्क करना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि आपके हाथ किसी तरीके से डैमेज ना हो। पता चले अली आए तो उन्होंने कहा था शीशे को ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, बच्चों के हाथ। डेफिनेटली कैंची तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उससे तो बस बहुत मैस होता है, क्योंकि पहले तो ग्लास फिर एक ही टाइम पे ठुक करके हर जगह पीसेस। ठीक है जी, अच्छा अगला अगर आप हमें दिखा दें। अब अगर जिस तरह ये देखिए ना, अब ये मैं फिर से स्टोन पे आऊँगा। पहली चीज़ आप बेस किस पे होनी चाहिए। अगर आप स्टोन से वर्क कर रहे हैं, आपको कोई हैवी बेस चाहिए, जिस तरह वुड, ये वुड है, जिस तरह अगर आप नीचे देखें ये भी वुड है शीशे के लिए। ठीक हो गया। अब अगर आप पेपर के लिए वर्क कर रहे हैं, आप चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल पेपर, और फिर आप जो जिस तरह ये तो पूरा ही है एक पीस, लेकिन अगर ये किसी और पे करते तो बैकग्राउंड मैं चार्ट पेपर इस्तेमाल करता, क्योंकि मैं चाहूंगी क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो आप ये एक दफ़ा अगर ये मिरर आप उठा के दिखा दें, ताकि इसका पैटर्न जो आप कह रहे हैं ना, इसके अंदर ट्रीज भी हैं, वो पैटर्न हम अच्छे तरीके से दिखा सकें नाजरीन को। ये देखिए जी, कैमरा ज़रा इसको क्लोज करे और दिखाए कि किस तरह के ये पैटर्न हैं। और अली इसमें कौन कौन से पैटर्न बेसिकली आपने बनाए हुए हैं? जैसे आप ये देखें, ये ट्री भी है इधर, ठीक है, ये पूरा ट्री की लाइन जा रही है, 2 ट्रीज हैं एक्चुअली दोनों साइडों पे। इधर भी एक ट्री है, मेरे साइड पे भी अगर आप देखें तो ट्री है। तो थीम बेसिकली आपने ये रखी है इसकी कि आपने 2 साइड से आपने सिर्फ ट्रीज बनाए हैं, जो आपने हम बात की थी कि पजल आपने पिक्चर पहले आपने सेट की, उसके लिहाज से आपने कलर्स के लिहाज से आपने उसके कलर्स, अगर आपने अच्छी तरह आपने कलर्स के साथ करने, पहले आप कलर्स अपने सारे सेपरेट कर लें ताकि आसानी हो जाए। और फिर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन के साथ काम करने से मजा आता है, लेकिन हैवी बहुत है। मैं देखें बड़ी देर से इसके साथ खेल रही हूं, मैंने स्टार्ट में इसीलिए लिया था, ये मेरी एक टेक्निक थी, मैंने कहा मैं अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा उठाऊं सेगमेंट का। बिल्कुल अली, थैंक यू सो मच। बहुत प्रोडक्टिव सेगमेंट था, मैं इन्फॉर्मेटिव तो कहूंगी लेकिन साथ साथ मैं कहूंगी बहुत ही प्रोडक्टिव सेगमेंट था। मैंने बहुत सीखा बड़े इंटरेस्ट के साथ। अभी मुझे ना बोला जा रहा होता ना कि बिल्कुल मैं जरूर, मुझे ना बोला जा रहा होता ना कि ब्रेक लेनी है, अब हमने जाना है, टाइम खत्म हो गया, तो हम मजीद इस पे और भी बात कर सकते थे। देखते हैं अब अगला आप हमारे लिए क्या आर्ट वर्क लेकर आते हैं। अली बहुत ज्यादा आर्ट के शौकीन हैं। थैंक यू सो मच अली, हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाज़रीन, बढ़ेंगे ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो तैयबा हमें ज्वाइन करेंगी तीन अच्छी खबरों के साथ। तो कहीं नहीं जाना आपने, क्योंकि अपनी ड्यूटी आपको अच्छी तरह से याद है, मैंने स्टार्ट में भी अनाउंस किया था। कहीं मत जाएं, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आपको एक मतलब फिर से हम कहेंगे खुशामदीद। तैयबा आ गई है 3 अच्छी खबरें लेके। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह क्या अच्छी खबर लेकर आई है, खबर नहीं खबरें लेके आई हैं। अच्छा, हम लोग जब भी फैशन की बात करते हैं ना तो हमारा वैसे हम लोग बहुत ही मोटिवेटेड हो जाता है। स्पेशली अगर आप गर्ल्स की बात करें ना तो वो तो वैसे बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं फैशन में, फैशन इंडस्ट्री में कि क्या हो रहा है, क्या नया हम लोग सीख सकते हैं या क्या ऐसे ट्रेंड्स हैं जो भी आ रहे हैं। और जो मेरी पहली गुड न्यूज़ है सबीन, वो फैशन से रिलेटेड है और वो ये है कि इटली अपने फैशन और स्टाइल के लिहाज से एक अलग ही जो भी है वो पहचान रखता है और फैशन को प्रमोट करने के लिए काम भी जो है वो करता है। पाकिस्तान में इटली के जो सफ़ीर हैं उन्होंने चेयरमैन यूके पाक बिजनेस काउंसिल से मुलाकात की और कहा है कि इटली और पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री में जो है वो मिलकर एक साथ काम करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। फैशन इंडस्ट्री दुनिया की माशी तरक्की के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक को एक दूसरे के साथ जोड़ने का भी जो है वो अहम किरदार अदा करती है। एंड ये वाकई है कि हम जब भी फैशन की बात करते हैं तो आपस में वो डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रही होती है और इटली के सफ़ीर का ये कदम इंतहाई अहम है। फैशन में तो राइजिंग पाकिस्तान में भी फातिमा मज़े मज़े के सेगमेंट्स जो है वो लेके आती हैं। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है और ये आज की जो है ना वो मेरी गुड न्यूज़ थी। और अगर इटली सफ़ीर की बात करते हैं कि उन्होंने हम मेहमान बुला लें क्योंकि इतनी अच्छी न्यूज़ उन्होंने हम सबको दी है। सिर्फ फीमेल्स नहीं सबीन, अगर हम मेल्स की भी बात करते हैं तो वो भी फैशन में पीछे नहीं है। यही बात कहने जा रही थी कि आप कह रही हैं कि अच्छा फीमेल सिर्फ फैशन में इंटरेस्टेड होती हैं। मैं कह रही हूँ लड़कों को तो ज़्यादा फैशन का होता है उनको। अब तो मैं देख रही हूँ लड़कों में फैशन सेंस आती जा रही है। पहले मुझे लगता था कि शायद फैशन सेंस क्योंकि जो ट्रेंड आ रहा होता है उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन अब देखते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह टाइम आगे चलता जा रहा है उनके भी फैशन स्टाइल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। तो आई थिंक एक बहुत अच्छी बात है कि आप वक्त के साथ चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो आप इन टाइम एक होता है ना कि आप चीज़ों को कर रहे होते हो फॉलो तो उसमें अच्छा इसमें ये होता है ना कि अगर जिस तरह मैं बात की, मैं वही कहती कि फीमेल्स के साथ साथ मेल्स भी आजकल किसी से पीछे नहीं है। जब भी नॉर्मल शॉपिंग की भी बात होती है ना, ओके हम तो टाइम ले रहे हैं लेकिन अगर मैं अपने भाई को भी देखती हूँ ना तो उसको भी मैचिंग शूज़ चाहिए, शर्ट चाहिए, जीन्स चाहिए और इतनी ज़्यादा चीज़ें और हर चीज़ में वो जो है ना अभी वो बिल्कुल साथ साथ हैं। तो बिल्कुल हम घर की अगर बात करें, घर से एक चीज़ स्टार्ट होती है और हम देख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। और अब देखती हूँ लड़के बहुत ऑर्गेनाइज भी हो गए। फैशन जब से मैं कहूँगी जो फैशन वही होता है जो चीज़ ट्रेंड में होती है आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें। उसमें ग्रेस होती है और ये फैशन होता है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं। तो उस तरह से चीज़ें जिस तरह वो अपनी सेट करते हैं उन्हें पता होता है अच्छा कल क्या पहनना है, कल क्या करना है। उस लिहाज से अपनी कबर्ड्स कहा जाता है लड़के अमूमन जो है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं होते, तो अब उस लिहाज से वो ऑर्गेनाइज भी होते जा रहे हो। और डेफिनेटली लड़कियों के लिए तो ये वाकई एक ट्रीट है। और आपने जिस तरह से कहा कि हम सफ़ीर को भी, इटली के सफ़ीर को भी बुलाने की पूरी कोशिश करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में, ताकि हम पहले से उनसे जान लें कि अच्छा कौन कौन से फैशन ट्रेंड्स हैं जो कि अभी पाकिस्तान में इन होने जा रहे हैं। ओके, अभी जो मेरी सेकेंड गुड न्यूज़ है CPEC प्रोजेक्ट की जब भी बात आती है तो हम सबकी नज़र है उस पर, हम सब उसके पर हम लोग मतलब इसमें कॉन्शियस होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कितना काम हो चुका है। तो मेरी जो सेकंड गुड न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है कि CPEC जहां एक तरफ पाक चाइना दोस्ती में एक अहम संग मील की हैसियत जो है वो रखता है, वहीं दूसरी तरफ इसका पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की में बहुत अहम किरदार है। और अभी क्या मज़े की चीज़ होने जा रही है, क्या इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, मैं ये बताने लगी हूँ। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि CPEC के तहत पहला पाक चाइना टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट गवादर में मुकम्मल हो गया है और जल्द ही यहाँ क्लासेस का भी जो है वो इजरा हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट 20 माह की मुद्दत में मुकम्मल हुआ है, टोटल इन 20 years 20 months। यस, मैं भी वही कह रही हूँ 20 माह की मुद्दत में 20 years 20 माह की मुद्दत में मुकम्मल, यानी कि बहुत जल्दी इन्होंने जो है वो इसको कंप्लीट किया और ये इलाके के सनती तरक्की में भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। चाइना के सफ़ीर ने कहा है कि इसके तहत इलाके के जो नौजवान हैं उनको तरबियत देकर मुल्क की तरक्की का जो है वो हिस्सा बनाया जाएगा। एग्जैक्टली तैयबा, सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो हमारे पाक चाइना रिलेशनशिप उसकी तो दुनिया अब मिसाल देती है कि पाक चीन दोस्ती जो है वो दिन ब दिन जो है वो मजबूत होती जा रही है। इसके साथ साथ एक अच्छी बात है कि एक आपको एक सपोर्ट के साथ आप अपने जो यंगस्टर्स हैं उनमें आप टेक स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आपके अंदर टेक स्किल्स नहीं है तो आप बेसिकली, क्योंकि आजकल नौजवानों का रुझान ज़्यादा एंटरप्रेन्योर की तरफ जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप जाएं, तो एंटरप्रेन्योर आप तभी बन सकते हैं जब आपके पास आपको आता है आपकी वेबसाइट कैसे बननी है, आपको पता होना चाहिए आपने किस तरह से हैंडल करनी है चीज़ें, किस तरह से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए उनको हायर करना पड़ता है। मेन चीज़ आती है कि आपके पास पैसे नहीं होते। आपके पास पैसे नहीं है तो आप बेसिकली ना वेबसाइट बनवा सकते हैं, ना आप
वीडियो एडिट करवा सकते हैं, ना ही आप और बहुत सारी ऐप्स हैं जिन पे अब आना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो अगर ये स्किल्स खुद से आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी तो बेसिकली आप अपना बिजनेस जो है वो ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं बगैर पैसे खर्च किए। बगैर पैसे नहीं, मैं कहूँगी ये होगा कि आप मिनिमम बजट आपका इन्वॉल्व होगा, क्योंकि एक तरह से आपकी अपनी एफर्ट आ जाएगी और जो आपने बाहर से लोगों को हायर करना होगा वो चीज़ आएगी। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी ऐसी स्किल्स भी हैं अभी जो हम आजकल देख रहे हैं, बहुत सारे अब तो, क्योंकि मैं कहूँगी टेक्नोलॉजी का ज़माना ही टेक्नोलॉजी का है, अब उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ जाएंगी अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जब आपके पास स्किल्स हैं ऑलरेडी तो आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इजीली आप अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप टेक्निकल स्किल्स आपके अंदर होंगी तो। अच्छा, पहले ये होता था कि जहाँ तक मुझे याद है सबीन, अगर हम लोग अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को अगर हम रिवाइंड करें तो हमारे पास 2 से 3 प्रोफेशन होते थे गिने चुने कि आपने ये करना है या आपने वो करना है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इतने प्रोफेशंस आ गए और मजे की बात है कि जब इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बनेंगे तो यकीनन बहुत से लोगों को रोजगार का भी मौका मिलेगा और यकीनन वो बहुत कुछ सीखेंगे। एग्जैक्टली तैयबा, अगली खबर कौन सी है हमारे अगली खबर जो है वो मेरी बहुत ही मजे की, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ये भी एक टेक्नोलॉजी ही है, एक नई आप कह सकते हैं कि ऐसी सहूलत जिससे यकीनन बहुत कुछ हम लोग अवेल भी करेंगे और बहुत से लोग इसको आराम से जो है वो काम भी अपना कर सकते हैं, और वो है ई पासपोर्ट। जब मैंने इसको पढ़ा मुझे बड़ी खुशी हुई ना, वैसे बड़े जाना पड़ता है, ये करो वो करो, और अक्सर आप नहीं भी इतने वो होते कि आप जाके ट्रैवल कर सकें या जा सकें। मज़े की बात है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया को नो डाउट पीछे छोड़ चुके हैं, और यकीनन ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज हम और देखेंगे भी जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पाकिस्तानी जो है उसको प्रेजेंट करेंगे। नाज़रा तो दुनिया भर के लिए डाटा कलेक्शन के हवाले से एक मिसाल है, सबका डाटा उनके पास होता है, और अब एक और कदम जो है वो नादरा आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान चिप बेस्ड ई पासपोर्ट जो है वो लॉन्च कर रहा है, और इसी हवाले से भी पाकिस्तान का नाम अव्वलीन ममालिक में जो है वो शामिल हो चुका है। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डॉक्टर नईम रऊफ ने सेनेट की कमेटी को ये बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान में 180 प्लेसेस पर पासपोर्ट की फैसिलिटी जो है वो इस वक्त मौजूद है, और ग्लोबली अगर इसको देखा जाए तो हमारी 292 जो है वो ऑफिसेज भी हैं, 71 ऑफिसेज हैं, 1 विंडो ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान जो है वो पासपोर्ट जो ऑफिस है उनकी तरक्की की बहुत बड़ी मिसाल है, नो डाउट। एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ी मिसाल है तैयबा। हम डिजिटल पाकिस्तान की भी बात कर रहे होते हैं हमेशा, बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है, अगर उसको देखते हुए हम आगे चलें तो ये भी उसके एक पिलर में एक पिलर है उसका बेसिकली कि आप चीज़ों को बेसिकली ले चलें उसकी तरफ, ई उसकी तरफ आप ले चलें कि ई पासपोर्ट है वो हमारे ई डॉक्यूमेंटेशन जो हमारी सारी होने लगी है। बिकॉज अब जो है मेरे ख्याल में जब दौर चेंज हो रहा है, हम बाकी ममालिक में भी अगर देखें जो एडवांस मेथड्स हैं उनको अपनाया जा चुका है कि अब पेपर से बेसिकली जान छुड़ाई जा सके। जान कंप्लीटली तो नहीं आप छुड़वा सकते, लेकिन एटलीस्ट जो है लोगों के लिए आसानी हो जाए किसी तरीके से, स्पेशली जो लोग विजिट नहीं कर सकते। पासपोर्ट का सबसे बड़ा मसला ये होता है, साथ में जब आप नादरा की बात करते हैं कभी ऐसे, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोग, आपने कहा कि बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो हैं मुल्क भर में मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ भी हो जाए, आप जाएं भी तो आपको एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है, उसमें बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। तो आई थिंक जब आप घर बैठ सकते हैं, घर बैठ के ईजिली आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक जो एक विजन है प्राइम मिनिस्टर का, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन कदम है। और ये जो आपने बात की ना सभी, जो पेपर्स वाला जो झंझट होता है, अच्छा कहीं ना कहीं तो हम मैनेज कर लेते हैं ना चीज़ों को, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो अक्सर हमारी पुरानी फाइल्स होती हैं, जो पेपर्स होते हैं वो हमें नहीं मिल रहे होते, हमें समझ नहीं आ रही होती कहाँ किन किन चीज़ों को हम संभाल के रखें। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसके ज़रिए मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को फ़ायदा जो है वो ज़रूर पहुँचेगा। और जो बुजुर्गों की आपने बात की कि लाइन में खड़ा होना और वो सब चीज़ें करना, तो वो घर बैठे ही अपनी तमाम चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है तैयबा, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी 3 खबरें, 3 खुशखबरियाँ मैं कहती हूँ हमेशा इसको कि लोगों को बहुत फ़ायदा होता है इन चीज़ों से। आज तो तीनों खबरें ऐसी थी जिससे फ़ायदा ही फ़ायदा हमें नज़र आ रहा था। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो काशिफ हमें ज्वाइन करेंगे और देखते हैं काशिफ आज क्या वर्कआउट लाते हैं हमारे लिए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों, आज जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे वो हमारे हार्ट रेट को एलिवेट करेंगे, कार्डियोवैस्कुलरिटी पे काम करेंगे, ताकि आपके एंडोरेंस पे हम लोग
मसल की बर्दाश्त है उस पर काम कर सके। लेकिन कार्डियोवास्कुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कार्डियोवास्कुलरिटी की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें बॉडी वेट के साथ, और वेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेडमिल मशीन भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन हम सिर्फ आज बॉडी वेट के साथ हम वर्जिश की हरकत करेंगे और हम सर्किट बेस्ड करेंगे। यानी कि हम 45 सेकंड्स का हम जो है कसरत करेंगे और उसके बाद हम 15 सेकंड जो है 15 से 30 सेकंड्स तक हम सुकून की हालत में जाएंगे। साथियों, हमने एक वर्जिश की हरकत मुकम्मल की, उसके बाद आपने अगली वर्जिश की हरकत फ़ौरन से करनी है। अगर जो रेस्ट का दौरान या सुकून की हालत है वो अगर आपकी सेहत तबीयत के मुताबिक आप कर सकते हैं और पानी की स्मॉल सिपिंग भी ले सकते हैं। मकसद क्या है हमारा, जो 4 से 8 जितनी भी वर्जिश की हरकत वर्क के मुताबिक हम कर सकेंगे वो करेंगे, और उसके आपने 4 से 6 चक्कर मुकम्मल करने हैं, राउंड्स मुकम्मल करने हैं, साथ साथ पानी की सिपिंग करनी है। सबसे पहले साथियों हमने क्या करना है, हमने स्टार जंप्स करना है। अब ये 45 सेकंड तक हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। अब आप देखिए मैं बेंट हो रहा हूं और ऊपर जाके एक्सटेंड जंप के साथ कर रहा हूं। कंट्रोल्ड बॉडी वेट, कंट्रोल्ड, बिल्कुल एहतियात के साथ, कोई जल्दी नहीं करनी है आपने इसमें। अगर आपको मॉडिफाइड करना है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल बैठ जाएंगे, सिंपल, बिल्कुल एहतियात से। और मॉडिफाई करें तो आप इसको यूं करेंगे एंड देन सेट। लेकिन एक्चुअल जो फॉर्म है हमारी, पैंतालीस सेकंड्स तक, 15 सेकंड का रेस्ट। इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट मूव है हमारी, आपने अपने पंजे जो हैं जितने करीब रहेंगे उतनी आपकी पेस अच्छी होगी, उतने अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर सकेंगे। जितना वाइड हुए आपकी फॉर्म ख़राब होगी, प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे, हल्का सा बेंट हुए, पंजों पे आए, टोस पे आए और अपर बॉडी को लाइन करते हुए तेज 45 सेकंड्स तक। अब देखिए साइड एंगल से बैक अलाइन, नीज हल्के से स्लाइटली बेंट, स्ट्रेट, कोर नाइस एंड टाइट, कीप मूविंग 45 सेकंड्स तक, कीप मूविंग। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ फॉलो करें। 45 सेकंड्स तक करना है आपने। आप देख सकते हैं इसके बाद हमने 15 सेकंड्स का रेस्ट लेना है, 30 सेकंड्स का, या बिल्कुल रेस्ट ना लीजिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्केटर्स करने हैं। अगेन न्यूट्रल फॉर्म में आएंगे, शोल्डर विड्थ पाउंड रखा आपने, एंड देन कीप मूविंग। एक ही जगह पे आइएगा, ज़्यादा वाइड जा सकते हैं, जाना चाहते हैं, थोड़ा सा क्लोज रखना चाहते हैं जंप, वो भी रख सकते हैं। कीप मूविंग नॉन स्टॉप 45 सेकंड्स तक साथियों। बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट है, आई एम एंजॉइंग, मज़ा आ रहा है, लुत्फ़ आ रहा है बहुत ज़्यादा। ब्रेक लेना है, पानी की सिपिंग। इसके बाद अगली वर्जिश करते हैं हमारे साथियों। क्या करना है, हमने थोड़ा सा वाइड स्टैंस करेंगे, यानी कि पाँव आपके कंधों के मुताबिक थोड़े से खुल जाएंगे, यूँ किया, और डीप डाउन, स्ट्रेट, माइंड बॉडी कनेक्शन करना है, लोअर बैक, क्वाड्स मसल, हैमस्ट्रिंग्स, हर मसल को इन्वॉल्व करना है। डीप 45 सेकंड्स तक। कीप मूविंग करते रहिए साथियों। टुवर्ड्स एंगुलर देखना है आपने, गर्दन पे गर्द जोर नहीं देना। कोर टाइट, अपना पेट वाला हिस्सा टाइट रखिए, कमर सीधी। मुश्किल हो रही है, सहारा ले लिए किसी चीज़ का, या आप डिवाइड कर दीजिए। 45 सेकंड्स करना है, 10 सेकंड किया, फिर ब्रेक लिया, फिर किया, 45 सेकंड्स पूरे करने हैं। इसके बाद हमारी अगली वर्जिश करते हैं साथियों। इस पोजीशन में आएंगे और बैकअप वॉक करेंगे। अभी आपको साइड एंगल से दिखाता हूं। स्ट्रेट अलाइन बॉडी की आपने, सीधे रहे, नोट कीजिएगा, फुल आगे जाएंगे और वापस। कीप मूविंग साथियों, कीप मूविंग। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं। ऑल द वे अप।
45 सेकंड्स तक कमर बिल्कुल सीधी। थोड़ी सी फॉर्म की बात करते हैं। ये देखिए बिल्कुल अलाइन, ना नीचे जा रहा हूँ ज़्यादा ना बहुत ऊपर लेके जा रहा हूँ। कमर को स्ट्रेट रखना है और पाँव आपने लॉक रखने हैं अपने। आखिरी दफ़ा करके बताऊँगा साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जंप लंजेस। क्या करना है हमने, रीसेट योर पोजीशन, पानी पीना है पानी पीजिए और फ़ौरन से शुरू करते हैं। 45 सेकंड्स तक साथियों। कमर सीधी, गर्दन पे ज़्यादा जोर नहीं देना, गर्दन सीधी ऑल द वे डाउन। देखिएगा फोर टू 6 राउंड्स। ये था हमारा कार्डियोवास्कुलरिटी पर मबनी वर्कआउट साथियों। इसके बाद लास्ट हमने क्या करना है, वर्कआउट के आखिर में रिलैक्स करना है बॉडी को। किस तरीके से डीप ब्रेथ लेना है, आई वॉन्ट यू टू डू दिस लाउडली। रिलैक्स करना है अपने बॉडी को, ब्लड सर्कुलेशन, मसल फिटीग। इसके बाद खड़े हो जाएंगे। क्या करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करना है। फ्रंट फुट लिया, इस पे हाथ रखा इस तरीके से और पहला स्ट्रेच इस पे आएगा, बेंट हुए अप, चेस्ट अप, स्ट्रेच, स्क्वीज। इसी तरीके से स्विच करेंगे और उसको लॉक किया, स्ट्रेट किया, स्विच। इसके बाद क्या किया हमने साथियों, पाँव रखा, नाइस एंड कंट्रोल, किसी चीज़ का सहारा ले लीजिए और बेंट होके यहाँ पे स्क्वीज़ कीजिए ग्लूट्स को, हैमस्ट्रिंग्स को, अपनी टांगों के मसल्स को, बाकी बॉडी पार्ट्स को। राइट पे करने के बाद लेफ़्ट पे करेंगे। साथ ही मुझे उम्मीद है आपको आज का वर्कआउट पसंद आया होगा। 6 to 4 राउंड्स। अपनी सेहत तबीयत के मुताबिक ब्रेक लीजिए, बीच में पानी की सिपिंग कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। अभी हम लेने एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे। क्यों? क्योंकि आप और हम सब इस मसले से जो है इसको हम फेस कर रहे हैं। हमें हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा ने भी ज्वाइन कर लिया है। मसला बहुत ही संगीन है क्योंकि वो हम सब का मसला है और जब किसी एक का मसला होता है तो वो सबका मसला बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है? और सिर्फ हमारा मसला नहीं, हमारा कौमी मसला बन चुका हमारा कौमी मसला बन चुका है, यूथ का मसला बन चुका है। आखिर मसला है क्या? मसला है भाई गुस्सा आना, बात बात पे गुस्सा आना, खामखा गुस्सा आना और इतना अनकंट्रोलेबल गुस्सा आना कि सर फोड़ना तो कोई आम सी बात है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आज हम ये बात करेंगे कि भाई हमें आखिर गुस्सा ये जो है इसको कंट्रोल कैसे करना है, गुस्सा आता क्यों है, कैसे हम गुस्से को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे गुस्से को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने आप को और उसको डिविएट कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे हम आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए देखिए मैंने कितना पुरजोश होके मैंने बताया सबका मसला है, मेरा मसला, आपका मसला। डॉक्टर साहिबा सबसे पहले बताएं ये मसला है क्यों, गुस्सा आता क्यों है? देखिए गुस्से आने की ना बहुत सारी वजूहात होती हैं। बेसिकली एक तो हमें खुद के ऊपर काबू नहीं होता, लेकिन जो इससे पहले हम थोड़े से ऐसे रीजंस को टच कर लेते हैं जो कि लोग इग्नोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा देर भूखा रहना, इससे भी गुस्सा आता है। आपने देखा होगा अगर आपने फॉर एग्जाम्पल नाश्ता करके आप नहीं आए, क्यों कहते हैं कि प्रोटीन वाला नाश्ता करके आओ, तो आपको होगा हाइपोग्लाइसीमिया और आपको चढ़ेगी, आपको गुस्सा आएगा। फिर आप वक्त से देखिए आपका फॉर एग्जाम्पल ये टाइम है लेकिन आप लेट उठ रहे हैं और लेट आ रहे हैं तो आपके पास कम टाइम रह गया, तो फिर ट्रैफिक में जो बंदा आपके सामने आएगा आपका दिल करेगा इसको मैं जो है ना बॉक्स कर दूं। ये होता है ना, तो इसलिए अपने टाइम करना बड़ा जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है कि आपने सही टाइम
पे किया। फिर आपका टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल अगर गर्मी है, सख्त गर्मी है और आपने फुल जो है ना मोटे कपड़े पहन लिए और आपको गर्मी लग रही है तो आपको गुस्सा आएगा। तो आप हमेशा जो है मुनासिबत के हिसाब से कपड़े पहने, इतने हैवी कपड़े उस वक्त ना पहने, लाइट पहन ले और इस तरह से। तो आपने ये छोटी छोटी चीज़ों का जैसे ख्याल रखना है तो आपको गुस्सा जो है वो नहीं आएगा। उसके अलावा हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली जब हम रात की नींद पूरी नहीं करते तो हम सुबह के वक्त बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो रात की नींद को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी डाइट में जो है बहुत ज़्यादा मसनूई चीज़ें हैं, फेक चीज़ें हैं, जिसके अंदर आपने देखा ना जब हम ये पैकेट्स खाते हैं, चिप्स के पैकेट हो गए, टिन्ड फूड हो गया, कोलाज हो गई, इनके अंदर होते हैं EFG, आप देखेंगे इमल्सिफायर, डाई, कलरिंग, फलानी चीजें होती है। ये सारी चीजें, और स्पेशली आजकल एनर्जी ड्रिंक्स का भी वो जो है रुझान हो गया, वो बहुत डेंजरस है आपके लिए। वो आपके अंदर ये पैदा करती है, हाइपरनेस पैदा करती है। इसलिए आजकल के बच्चे आप देखें कितने ज्यादा गुस्से में होते हैं, चीजें पटख रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं। छोटे बच्चे, क्योंकि उनको हम देखें जिंदगी की कोई और परेशानी तो उनको होती नहीं, तो हम कहते हैं ये बच्चा इतना गुस्से वाला क्यों है। तो उसमें गलती कुछ हद तक हमारी भी होती है कि हम उसकी डाइट को अच्छा नहीं रख रहे होते। बिल्कुल, और ये स्पेशली आपको पता है हद से ज्यादा जब आप ये वाली चीजें खिलाएंगे ना, ये चिप्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई, मतलब स्वीट्स हो गई, बिल्कुल अनमॉनिटर्ड, आपने उसको शुगर रश भी दे दिया और साथ ये कोलाज वगैरह दे दिया, और कोई भी आप उसको जो फल सब्जियां हैं, जो आपकी खालिस चीजें वो नहीं खिला रहे, तो आपको बच्चा को गुस्सा आएगा। फिर बच्चे को गुस्सा इसलिए भी ज्यादा आता है कि हम उसको एक्सरसाइज में नहीं लगाते। हम बच्चे के वो जो खेल होते थे ना, पहले गली में क्रिकेट खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, सारा कुछ कहते थे, उसकी जगह वो हर वक्त स्क्रीन को देख रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी। अब आप जब बैठे रहते हैं और आप मुस्तकिल तौर पे स्क्रीन को देखते हैं तो भी आपको गुस्सा आता है। ये बाकायदा स्टडी है कि वो जो फ्लैशिंग लाइट्स होती है ना, जो ऐसे ऐसे स्पेशली कार्टून्स में आपने देखा होगा यूं लाइट हो रही होती है, या तो उससे आपका बाकायदा एजिटेशन और गुस्सा बढ़ता है। इसलिए जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो ये डिस्कोथेक्स वगैरह नहीं है, लेकिन वेस्ट में ये प्रॉब्लम देखा गया कि जो डिस्कोथेक में लाइट पे आते थे, फ्लैशिंग लाइट पे, या जो बच्चे हर वक्त कार्टून ऐसे देखते थे, उसके बाद उनका गुस्सा और एजिटेशन जो है वो बढ़ता था। उसी तरह से लाउड ब्लेयरिंग साउंड, बहुत ज्यादा पी पा टी टा या ऐसा म्यूजिक सुनना जिसमें धक 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 और कॉन्स्टेंटली सुनना, उससे भी आपका गुस्सा तेज होता है। ऐसा भी है कि अगर ये हो कि फोर्सफुली नहीं है कि आपको सुनाया जा रहा है, वो अगर उस टाइम पे आपका दिल भी कर रहा है और वो आपके लिए आपको अच्छा भी फील हो रहा है उससे, लेकिन तब भी वो बाद में एग्रेशन का बाइस बनेगा। एग्जैक्टली, आप देखें ना जब हम चिप्स और कोक पी रहे होते हैं, ये जो कोलाज होती है ब्लैक वाली, वो तो आपको लग रहा होता है कि बड़ी अच्छी है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो आपके लिए कितनी ज्यादा डेंजरस है, आपकी कितनी डिटेरिएट कर रही है। तो हमने ना इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है कि स्क्रीन टाइम उसका आप देखें। फिर दूसरे नंबर पे कैसा कंटेंट आप उसको दिखा रहे हैं। हम लोग आजकल गेमिंग पे बच्चों को लगा देते हैं, तो वो जो गेमिंग है उसके अंदर कत्लो गैरत हो रही होती है, खून निकल रहा होता है, और खून जैसे ही निकलता है फट करके वो ऐसे दिखाते हैं, तो उसमें जो है ना पॉइंट्स उसको मिलते हैं, तो उसको लगता है हाँ बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है इससे ना। तो ये तो आप देखिए रिवॉर्ड पे ही बच्चा चलता है, बच्चा कोई अच्छा काम करे नहीं होता, उससे यही होता है कि हाँ आप उससे एक्चुअली आप देख भी रहे होते हैं, आप उस वक्त खुश भी हो रहे थे, लेकिन साथ में इरिटेट हो रहे होते हैं। Exactly, तो वो एक तरह से आपको इफेक्ट कर रही होती है। बिल्कुल, तो आपने ये चीजें जो है ना लाइफस्टाइल में एटलीस्ट बच्चों के चेंज करनी है। एक तो खालिस जो है आपने उसको दूध दही जो भी आपका फल फ्रूट होता है वो देना है। स्क्रीन टाइम की जगह आप उसके साथ खुद एंगेज करिए। जो बच्चा, जैसे आपके पास इतने सारे बच्चे आते हैं जो डिफरेंट आर्ट्स करते हैं, तो आप देखें ये जो मोज़ेक टाइप आर्ट बनाना हो गया, ये एक डिस्ट्रैक्शन है, कितनी अच्छी है। कुछ लोग निटिंग कर लेते हैं, कुछ जो है वो आपको पता है वो कलरिंग करके, मतलब इस तरह का कोई एक आर्ट ले लें जिसमें कि आप अपनी एनर्जीज को ना डाइवर्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो। सबसे अच्छी चीज ये है कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, जो आपकी जितनी फ्रस्ट्रेशन एनर्जी वो उसमें आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं, फायदा भी हो रहा होता है आपको, और साथ में आपके अंदर से जो है फ्रस्ट्रेशन भी निकल रही होती है। डॉक्टर साहबा, एक तो ये हम ये वाला फैक्टर तो हमने डिस्कस कर लिया, डाइट का भी, और साथ में किस तरह से हम एक्सरसाइज करके कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिससे आपको गुस्सा आ रहा होता है? क्योंकि कुछ लोगों को मुस्तकिल गुस्सा आ रहा था, शायद उनकी ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो, लेकिन उनको गुस्सा ज़रूर आ रहा है, और उसमें दूसरों को किस तरह से ख्याल करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए हाइपरटेंशन है जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर रेज होता है उनको भी बात बात पे गुस्सा आता है। उसके लिए वो ये है कि वो इवैल्यूएट कराएं डॉक्टर से, और फिर प्रॉपर मेडिकेशन टाइम पे लें, सॉल्ट वगैरह को कम लें। फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज होते हैं, उसके अंदर फिर शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये बाकायदा
जो है ना एस्टैब्लिश डिजीजेज होती हैं दिमाग की, वो भी उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, दवाई को टाइम पे लेना चाहिए, और उनके साथ जो लोग रह रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि उनकी ट्रिगर फैक्टर्स को हम अवॉइड करें। भाई अगर उनको इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ चढ़ती है फॉर इंस्टेंस, तो हम उसके सामने ये ना करें या ये बात ना करें। कुछ लोग ना जान के जो है ना वो तीली लगाते हैं, तीली लगा रहे होते हैं। तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने समझ लेना कि भाई अगर ये बंदा इस चीज़ से चिढ़ता है और मैंने इसके साथ रहना भी है या तो फिर मैं थोड़ा सा इसके ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड कर दूं। और जो है उनकी भी रात की नींद का ख्याल रखिए, देखिए कि लाइटें जो हैं वो ऑफ हो जब वो सो रहे हों, शोर ना हो रहा हो, और उसके साथ आपने देखना है कि वो जो सारी चीज़ें जो लीड करती हैं उसको वो ना हो। उसी तरह से डाइट में भी बहुत ज़्यादा जैसे मिर्चों वाला खाना नहीं खाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा जो है आपने बहुत ज़्यादा फैटी डाइट खा ली, इस तरह से कर ली, बिल्कुल हिले जुले नहीं, स्मोकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें भी अवॉइड कर ली। तो ये, और दूसरा आपको थोड़ा सा ना पता होना चाहिए आपका जो रिस्पॉन्स टू एंगर क्या है। अगर वो बंदा वाकई बीमारी के तौर पे उसको गुस्सा आता है, तो आपको ये तो पता है ना कि उसका दिल अच्छा है, वो आपके साथ एज सच कोई बुरा नहीं करता। वक्ती तौर पे अगर कड़वा बोल भी लेता है और आप चुप कर जाते हैं, तो वो जो है ना वो बेटर हो जाता है। और वैसे भी आपको पता है जैसे हमारे तो मजहब में भी ये था कि उन लोगों को जो बद्दू लोग थे ना, उनको बहुत गुस्सा आता था, तो वो गुस्से में क्या करते थे, वो पत्थर मारते थे। तो अल्लाह मियां ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप तस्बीह पकड़ लो, और तस्बीह पकड़ के तस्बीह के पत्थर मारा करो जब आपको गुस्सा आता है। एक तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी, और दूसरा जिक्र आप करेंगे। जितना ज्यादा आप जिक्र करते हैं ना, आप अल्लाह का नाम लेते हैं, ये बाकायदा साइंस में है कि आप कोई भी चीज रिपीट करते रहे, तो हमारे पास अल्लाह का नाम है, हम उसको रिपीट करें, तो उसमें एक तो आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है, गुस्से के आप रिएक्ट नहीं करते। दूसरे नंबर पे आप अपने आप को नेचुरली काम डाउन करते हैं, और वो सारी एनर्जी आप तस्बीह के ऊपर जो है वो निकाल देते हैं। और इस तरह की बहुत सारी और भी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम कर सकते हैं, जिससे आप बेसिकली जो अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं। जिन तरीके से कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी होती हैं। बिल्कुल, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बड़ी ही जरूरी है। उसमें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कि आपने काउंट करना है। जैसे ही गुस्सा आया ना, एक तो आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ना बड़ा ही जरूरी है। इससे आपको पता होगा कि भाई मैंने तवक्कल कर दिया अल्लाह ताला पे, तो अब ये मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। फिर आपने अपना एक इस तरह से रखना है नॉस्ट्रिल पे, और ऐसे इनहेल करना है, ठीक है, और इसको अंदर रखना है, और फिर आपने दूसरी इसको बंद कर देना है, और इस नॉस्ट्रिल से आहिस्ता से इसको निकालना है, ठीक है। ये आपने करना है कॉन्शियसली, और ये करते हुए आप अपनी आंखें बंद करें, और कोई बहुत ही अच्छा सा मंजर जो है ना उसको आप देखें, इमेजिन करें, ऐसा मोमेंट। बिल्कुल, आपने उस वक्त ये नहीं सोचना कि भाई इस बंदे ने ये कहा वो कहा, मुझे इस चीज़ में गुस्सा आ रहा है। आपने सोचना है चीज़ों को लार्जर पिक्चर में देखना है, और इसको आपने गिनना है अपने अंदर ना। फॉर एग्जांपल आप कहें कि चलो मैं 10 दफ़ा सुभान अल्लाह कह दूँ, 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी एक चीज़ जो आपको वो, तो आप वो कर सकते हैं। एक तो आपने ये एक्सरसाइज करनी है। एक और एक्सरसाइज होती है कि आप इस तरह बैठते हैं और आप पार्ट बाय पार्ट अपने मसल्स को पहले टेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले सर के मसल को यूं टेंस किया, थोड़ी देर रखा, और फिर उसको आहिस्ता से रिलीज किया। फिर आप आए अपने फेस के मसल्स पे, फिर नेक के मसल्स पे, फिर शोल्डर के मसल्स पे, फिर पेट पे, फिर टांगों पे, फिर पैर। तो ये बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो लोग भी हमें देख रहे हैं। अगर गुस्सा आपको लगता है कि आता है, तो ये एक्सरसाइजेज वैसे रेगुलरली भी बहुत ज़रूरी होती है करनी। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हाँ ये ऐसी सिचुएशन है, इसमें आपको गुस्सा आने लग गया, तो ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा ने जिस तरह से एक्सरसाइजेज हमें करके दिखाई हैं, तो आई थिंक कि एक बहुत ही प्रोडक्टिव सेगमेंट था ये। फर्स्ट सेगमेंट भी आज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने उससे बहुत अच्छा लिंक भी कर दिया कि किस तरह से आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, एक बहुत बड़ा मसला था, इसके बहुत अच्छे आपने सोल्यूशन हम लोगों को बताए हैं, और मैं भी डेफिनेटली एक्सरसाइजेज ज़रूर अब ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम जाएंगे ब्रेक की जाने, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से हम आपको मिलवाएंगे। मलकू नाम डेफिनेटली सब ने सुना है, पाकिस्तान के फेमस सिंगर हैं। भंगड़ा उनका जो है बेसिकली उनकी आइडेंटिटी है अगर हम बात करें। लेकिन उसके साथ साथ हम अगर बात करें, कुछ लोग होते हैं हमें ज़िंदगी में दिख रहा होता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन हमें लगता है कि हाँ बस इनको तो सक्सेस मिल गई बहुत से, लेकिन उसके पीछे क्या स्ट्रगल होती है उन लोगों की, उससे हम लोग वाकिफ़ नहीं होते। तो किन किन मुश्किलात से मलकू दुश्वार हुए, किस तरह से अशरफ से उनका मलकू तक का सफ़र रहा, आज हम जानेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। और लाहौर स्टूडियो में प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है, और तौसीक अहमद साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे आज मलकू से, अशरफ से मलकू तक का सफ़र, इस ब्रेक के बाद राइजिंग पाकिस्तान।